Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम अप्रोच आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपको अपनी अप्रोच रखनी है एग्जामिनेशन में एंड कैसे हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए हर स्टेटमेंट को प्रॉपरली देखते हुए आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली ये एक हमारा प्रैक्टिस सेशन है डेली करंट अफेयर्स का। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एनालिसिस बेस्ड करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ वॉच फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपकी नॉलेज में डेफिनेटली इससे इजाफा होगा। ठीक है, तो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ आर करेक्टली मैच्ड। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन कौन से पेयर्स बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑर्किड दिया है एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है। वी हैव टू चेक कि इसमें से कौन कौन से पेयर सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द फर्स्ट वन गिवन हियर इज़ एपीफाइटिक ऑर्किड्स। ये कौन से ऑर्किड्स होते हैं? बेसिकली ये ऐसे ऑर्किड्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं एंड ये सॉइल में ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को थ्रू सम स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स। एंड ये जो ऑर्किड्स होते हैं मोस्टली आपको ये मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आपको एपीफाइटिक ऑर्किड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे यूज़ द वेलामिन रूट्स, किस लिए? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द एयर एंड रेन। ओके, तो यहाँ पर पेयर जो लिखा हुआ है वो क्या है? इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड रेन। परफेक्टली फाइन। ओके, द फर्स्ट वन इज करेक्ट हियर। द सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल ऑर्किड। डज दे ग्रो ऑन द ग्राउंड एंड ऑब्टेन्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स, तो ये सॉइल पर ग्रो होते हैं एंड ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का भी समटाइम्स से यूज़ करते हैं। बहुत सारे टेम्परेट ऑर्किड्स जो हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं रादर देन एपीफाइटिक एज वेल। एंड हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स जो आपके हैं ये ग्रो करते हैं ग्राउंड पर एंड यहाँ पर इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल से। ओके, द सेकेंड पेयर इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। The first one is saprophytic orchids. Does they obtain the nutrients from the decaying organic matter? This is also correct क्योंकि जो saprophytic orchids होते हैं इनमें आपको क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल आपको इसमें नहीं मिलेगा एंड दैट्स वाई ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड फंगाई। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पेयर सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों ही यहाँ पर जो ऑर्किड्स के नेम दिए हैं एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बिल्कुल सही है। द वन कीवर्ड वी टॉक्ड अबाउट इट इज़ द वेलेमिन। व्हाट आर दीज वेलेमिन रूट्स? ये बेसिकली एक तरह की स्पॉन्जी मल्टीपल एपिडर्मिस लेयर होती है ऑन द एरियल रूट्स ऑफ एपीफाइट्स एंड ये हेल्प करते हैं रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन में, साथ ही प्रोटेक्शन में अगेंस्ट द वाटर लॉस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यहाँ पर आफ्टर दैट हम बात अगर करें सैप्रोफाइटिक ऑर्किड्स की, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, हमने जैसा कि देखा। दैट्स वाई दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज एंड ये टोटली रिलाई करते हैं फंगाई के ऊपर टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एंड ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ऑर्किड्स एंड द फंजाई, इसको हम कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी दैट इज़ माइको हेट्रोट्रॉफी। ओके, तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप हमने देखा बिटवीन द ऑर्किड्स एंड द फंजाई इस सैप्रोफाइटिक ऑर्किड्स में, इसको हम ये टर्म देते हैं। फाइन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर जितने भी टाइप ऑफ ऑर्किड्स हैं ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ परफेक्टली फाइन है। क्लोरोफिल के बारे में हमने बात करी। दिस इज़ द ग्रीन पिगमेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को प्राइमरीली ब्लू और रेड वेवलेंथ में, राइट। उसकी वजह से प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। फाइन, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। In the context of the historical administered pricing mechanism, which specific financial instrument was frequently issued by the Government of India to oil the marketing companies to compensate them for under recoveries without immediate cash outflow from the budget? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करते रहती है ऑयल बॉन्ड्स को, किस लिए? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए, जिससे कि वो उनको कंपेंसेट
किया जा सके फॉर अंडर रिकवरीज, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये इमीडिएट कैश आउटफ्लो को डेफर करते हैं बाय एक्टिंग एज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिससे गवर्नमेंट को ये अलाउ किया जाता है कि वो रीपेमेंट स्प्रेड कर सकते हैं अगले कुछ सालों तक, राइट। तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म फिजिकल इम्पैक्ट है, बट जो भी इंटरेस्ट होता है इन बॉन्ड्स पर उससे जो नेशन की लॉन्ग टर्म फिजिकल लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर वाज बी ऑप्शन, दैट इज ऑयल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ऑयल बॉन्ड, ठीक है। अगेन हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म की। तो ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिससे जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इंडिया में हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म का प्राइमरीली यूज़ करते हैं ऑयल एंड फर्टिलाइज़र के लिए, इनके प्राइसिंग के लिए बिफोर मार्केट डीरेगुलेशन। इसकी वजह से प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं, बट याद रखिएगा इसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट कॉज होता है जब सब्सिडी राइज होती है, राइट। ऑयल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं दैट आर इशूड टू ऑयल कंपनीज, जिससे कि वो लॉसेस को अपने कवर कर सके। एंड ये बॉन्ड हेल्प करते हैं टू डिफर इमीडिएट सब्सिडी पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, और इंटरेस्ट जो भी होता है ऑयल बॉन्ड्स पर वो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म फिजिकल बर्डन में ऐड हो जाता है, राइट। देन हम बात करेंगे फिजिकल लाइबिलिटी की। तो ये गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस होते हैं जो इन्हें पे करने होते हैं फ्यूचर में, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक डेट हो गया, पेंशन एंड अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर हाई फिजिकल लाइबिलिटी है तो ये लिमिट करता है गवर्नमेंट की एबिलिटी को टू स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट, राइट। आफ्टर दैट इफ़ विल टॉक अबाउट द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाइक पेट्रोलियम एंड डीजल। इंडिया के अंदर मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारी हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हो गया एंड BPCL वगैरह, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज ऑयल बॉन्ड्स, फाइन। Moving to third question, consider the following statements regarding the transition from the administered pricing to market linked pricing in India. आपको यहाँ पर 3 statements consider करने हैं regarding the transition from administered pricing to market linked pricing in India, and we have to check कौन सा सही है। The first statement says petrol prices were fully deregulated in the year 2000 based on the recommendations of the Kirit Parikh Committee. क्या किरीथ पारिक कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे इसके अकॉर्डिंग पेट्रोल प्राइसेस को फुली डीरेगुलेट किया गया था 2010 में। Yes, this is perfectly fine. The second statement says diesel prices were deregulated later in 2014 to reduce the mounting physical deficit. तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डीजल प्राइसेस को डीरेगुलेट किया गया था कब? अक्टूबर 2014 में। किस लिए? गवर्नमेंट के सब्सिडी बर्डन को एलिविएट करने के लिए, ठीक है। The third statement says daily pricing revision means dynamic fuel pricing was implemented to ensure that even small fluctuations in the global crude oil prices are passed to the consumer. तो हमने आगे जून 2017 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था डेली प्राइस रिविजन्स, ताकि जो भी ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं वो बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकें एंड प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही थे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3, okay. Now here if we talk about some keywords, first of all we'll talk about petrol price deregulation. What is this petrol price deregulation? तो इंडिया ने डीरेगुलेटेड पेट्रोल प्राइसेस को इंट्रोड्यूस किया था जून 2010 में, जिससे कि मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग अलाउ हो सके। किरीथ पारिक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था पेट्रोल प्राइस डीरेगुलेशन का, जिससे कि जो फिजिकल सब्सिडी है वो रिड्यूस हो जाए। एंड डीरेगुलेशन आपको हेल्प करता है कि आप बेटर तरीके से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन हम बात करेंगे डीजल प्राइस डीरेगुलेशन की। तो इसको डीरेगुलेट किया गया था अक्टूबर 2014 में। इसका पर्पस था गवर्नमेंट के सब्सिडी बर्डन को रिड्यूस करना। एंड डीरेगुलेटेड डीजल प्राइसेस जो हैं वो डेली एडजस्टमेंट्स को इनेबल करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, राइट। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट किरीथ पारिक कमेटी। सो ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है किरीथ पारिक, हु हैज़ एडवाइज्ड ऑन एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसीज़। एंड इस कमेटी को लीड किया था किरीथ पारिक ने, जहाँ पर इन्होंने सब्सिडी एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स को इंडिया के अंदर रिव्यू किया था। एंड इस कमेटी का ही रिकमेंडेशन था जिसमें कि बहुत सारे फ्यूल प्राइसेस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। एंड इससे पूरा जो हमारा ऑयल सेक्टर है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज़ 1, 2 and 3। डेली प्राइस रिवीजन की बात करेंगे तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था डेली प्राइस रिवीजन की पॉलिसी को प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए 2017 में। डेली रिवीजन आपको हेल्प करते हैं बेसिकली जो भी फ्यूल प्राइसेस हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट फ्लक्चुएशन में उनको क्लोजली मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है 1, 2 and 3।
मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर करेंटली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द जीएसटी इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के एम्बिट के बाहर हैं। तो आर्टिकल नंबर 279A यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द जीएसटी एम्बिट, ठीक है। कौन कौन से हैं ये, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ क्रूड ऑयल, सेकेंड इज़ पेट्रोल, द थर्ड वन इज़ डीजल ऑयल, and the fourth one is natural gas and the fifth one is ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। ये 5 तरह के आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी एम्बिट से बाहर रखा गया है। एंड ये जो एक्सक्लूजन है ये सेंटर और स्टेट दोनों ही को अलाउ करता है टू सेपरेटली लेवाई एक्साइज ड्यूटी एंड वैट विच रिमेन सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्सेज फॉर देम, राइट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ, चारों ही इस कैटेगरी में आते हैं। सो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन 1, 2, 3 and 4, ओके। तो यहाँ पर सारे ही बिल्कुल सही थे। इन सभी को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है, ओके। जीएसटी की यहाँ पर बात करेंगे तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 एंड जीएसटी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबस्यूम किया गया था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी एंड वैट वगैरह। इंडिया डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है विथ CGST एंड SGST, ठीक है। आर्टिकल नंबर 279A की हमने बात करी है जिसमें आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है, ये पता चलेगा। जीएसटी काउंसिल क्योंकि डिसाइड करता है टैक्स रेट को ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, साथ ही स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल हमारा नेचुरल फॉसिल फ्यूल है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं अंडरग्राउंड रिजर्वायर से। डीजल आप प्राइमरीली यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मशीनरी। एटीएफ का यूज़ होता है हमारे एयरक्राफ्ट इंजन्स में। एक्साइज ड्यूटी कौन सी ड्यूटी होती है, ये एक ऐसा टैक्स था जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर लगता था विद इन द कंट्री। एंड वैट का यहाँ पर फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स एंड ये डिफरेंट सेल्स के ऊपर अप्लाई होता था। एंड ऑलरेडी हमने इसकी बात करी कि कैसे जीएसटी ने इसको सबस्यूम कर लिया था, ओके। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही थे। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ विद देयर प्राइमरी एरियाज ऑफ रिकमेंडेशन इन द एनर्जी सेक्टर। आपको बताना है कौन सी कमिटी किस बात से जुड़ी हुई है, ठीक है। द फर्स्ट वन हियर इज किरीट पारिक कमिटी। हमने पीछे इसके बारे में डिस्कशन किया। ये जानी जाती है फॉर रिकमेंडिंग फ्यूल डीरेगुलेशन एंड प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए का पेयर किसके साथ हो जाएगा, सेकंड के साथ, प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देन सेकंड है रंगराजन कमिटी। रंगराजन कमिटी का फोकस था गैस प्राइसिंग फार्मूला, ठीक है। तो बी का रिलेशन 1 के साथ में है। देन द थर्ड वन इज़ विजय केलकर कमिटी। विजय केलकर कमिटी ने काफ़ी वर्क किया था टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल। ऑयल के ऊपर जो हम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी का रिलेशन 3 के साथ है। इट प्रोवाइड्स द रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। एंड यहाँ पर जो फोर्थ पेयर है दैट इज़ बी के चतुर्वेदी कमिटी। इसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, तो 4 के साथ, यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑयल कंपनीज। चतुर्वेदी कमिटी का फोकस था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको किस तरह बेहतर बनाई जाए, ठीक है। तो डी का रिलेशन 4 के साथ है। A2, B1, C3, D4 किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन A2, B1, C3 एंड D4, ओके। तो यहाँ पर ये कमिटीज़ किस चीज़ के लिए वर्क करती हैं या किस चीज़ का रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था, डू रिमेंबर अबाउट दैट। किरीट पारिक कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन का इंडिया में 1990s के अंदर लगभग। इस कमेटी का सजेशन जो था उसका पर्पस था कि गवर्नमेंट सब्सिडी को रिड्यूस किया जाए ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इससे इंडिया की जो एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसीज़ थी वो बेटर हुई फॉर बेटर मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है। देन सेकेंड था यहाँ पर रंगराजन कमिटी। रंगराजन कमिटी ने फ्रेम हुई थी बेसिकली नेचुरल गैस प्राइसिंग फार्मूला के लिए इंडिया के अंदर। इन्होंने डिफरेंट मार्केट लिंक प्राइसेस रिकमेंड किए थे बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्राइसेस। इस कमेटी का पर्पस क्या था, गैस प्राइसेस को रेशनलाइज करना एंड इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना गैस प्रोडक्शन में, ठीक है। देन द थर्ड वन इज़ विजय केलकर कमिटी। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे विजय केलकर जो कि अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं ऑन द फिस्कल रिफॉर्म्स। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स में एंड ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करने में। इन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ को चेयर किया था ऑन टैक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम ऑयल मार्केट कंपनीज़ की बात करेंगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। पीछे हमने जैसे कि देखा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के पेट्रोल सेक्टर के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन A2, B1, C3 एंड D4।
Moving to question number 6. In a scenario where a nation experiences a solar flare, how would this most likely affect the functioning of satellite navigation system? Consider the following statement. आपको बताना है कि सोलर फ्लेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है ये सोलर फ्लेयर. इसको आप कोरोनल मास इजेक्शंस भी कहते हैं. एंड ये सडन इरप्शन होता है एनर्जी का सन के सरफेस पर. इससे बहुत सारी एक्स रेज और यूवी रेज जनरेट होती हैं इनटू स्पेस. और सोलर फ्लेयर्स काफ़ी हद तक हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करते हैं ऑन द अर्थ. ठीक है. इसी तरह से जो कोरोनल मास इजेक्शंस है ये लार्ज एक्सपल्जन्स होते हैं प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के फ्रॉम द सन्स कोरोना. एंड ये ट्रिगर करते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को जब ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब. एंड ये बहुत ही स्लो ट्रैवल करते हैं अगर हम इनको कंपेयर करें सोलर फ्लेयर के साथ में. ठीक है. लेकिन इनके पास मास ज़्यादा होता है CMEs के पास. ठीक है. तो ये हो गया आपका सोलर फ्लेयर एंड द कोरोनल मास इजेक्शन. आइए देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट पड़ता है हमारे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट कुड कॉज एन इंक्रीज इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आयनोस्फीयर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सिग्नल डिलेज. क्या ये सही है? तो यस, ये जो फेनोमेना है इससे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं आयनोस्फीयर में जिससे कि सिग्नल डिलेज के प्रोसेस देखने को मिलते हैं, यानी सिग्नल्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. द सेकेंड वन इज इट कुड रिजल्ट इन सिग्नल स्किंटिलेशन कॉजिंग द रिसीवर टू लूज लॉक ऑन द सैटेलाइट. ये भी सही है. ये सिग्नल स्किंटिलेशन को डेवलप करते हैं जिससे कि जो रिसीवर का लॉक है ऑन सैटेलाइट ये डिसरप्ट होता है. ठीक है. सेकेंड सही है. एंड सीवियर केसेस में हम देख सकते हैं कि ये फिजिकली डैमेज भी कर देते हैं सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को थ्रू रेडिएशन इंडक्टेड फेलियर्स. ठीक है. तो थर्ड है यहाँ पर इट कुड फिजिकली डैमेज द सेंसिटिव ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द नेविगेशन सैटेलाइट. येस, ये भी सही है. ये डैमेज भी कर सकते हैं सेंसिटिव ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ द नेविगेशन सैटेलाइट. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? द डी ऑप्शन इज करेक्ट. दैट इज 1, 2 एंड 3. तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही थे. अगर सोलर फ्लेयर का प्रोसेस होता है या कोरोनल मास इजेक्शंस का फेनोमेना होता है तो डेफिनेटली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, इनके ऊपर ऐसा रिजल्ट पड़ सकता है. ठीक है. हियर वी टॉक्ड अबाउट द टर्म आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर जो है ये एक लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में विच इज़ आयनोइज्ड बाय सोलर रेडिएशन. और यहाँ पर ये अफेक्ट करता है रेडियो वेव प्रोपेगेशन को फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन. आयनोस्फीयर की जो रेंज है वो 60 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर हम लेते हैं फ्रॉम अबव द अर्थ. ठीक है. Then after that we talked about satellite navigation system. तो satellite navigation signals का use करते हैं from satellites to determine the location. and यहाँ पर GPS हमारा most widely used satellite navigation system है global level पर, right? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए ये जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं ये डिसरप्ट भी होते हैं, राइट? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक थे. Moving to question number 7, consider the following sectors. How many of the above sectors are primary beneficiaries of high precision satellite navigation system? आपको बताना है इनमें से कौन से हमारे सेक्टर्स हैं जो प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं हाई प्रेसिशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के. तो यहाँ पर इसमें 4 सेक्टर्स तो डेफिनेटली आते हैं. प्रेसिशन एग्रीकल्चर, क्योंकि इट यूजेज द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड ट्रैक्टर स्टीयरिंग एंड सीट प्लेसमेंट. ठीक है. सेकेंड है डीप सी माइनिंग. ये भी सही है बिकॉज इट रिलाइज ऑन द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम टू पोजिशन अंडर वाटर रोवर्स. ठीक है. थर्ड है यहाँ पर सिविल एविएशन. ये भी डिपेंड करता है फॉर सेफ लैंडिंग पर्पज़ एंड टेक ऑफ. एंड जैसे कि जो हमारा गगन है इंडिया के अंदर, है ना, सिविल एविएशन भी यूज़ करता है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को. एंड द फोर्थ वन इज़ टाइम सिंक्रोनाइजेशन इन पावर ग्रिड्स. तो पावर ग्रिड्स सैटेलाइट टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करते हैं टू सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेज, राइट? तो यहाँ पर चारों ही सेक्टर्स जो हैं ये प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं हाई प्रेसिशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल 4. ओके. तो यहाँ पर हमने देखा किस किस तरह से ये जो सेक्टर्स हैं ये यूज़ करते हैं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को. हमने बात की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के पीछे. फॉर एग्जांपल GPS, इसको डेवलप किया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फॉर मिलिट्री यूज़. एंड देन यहाँ पर रशिया का जो ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है इसका नाम है ग्लोनास. ठीक है. एंड यूरोपियन यूनियन का जो सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम है इसका नाम है गैलीलियो. ठीक है. देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट प्रेसिशन एग्रीकल्चर. तो प्रेसिशन एग्रीकल्चर जो आपका है ये पेस्टिसाइड यूज़ को रिड्यूस करता है बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक एरियाज. इससे क्रॉप यील्ड आपकी इंप्रूव होती है थ्रू सॉइल एंड क्रॉप मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज. ड्रोन्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इन प्रेसिशन एग्रीकल्चर फॉर फील्ड सर्वेलांस, राइट? आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट डीप सी माइनिंग. तो डीप सी माइनिंग में आप मिनरल्स निकालते हैं फ्रॉम द ओशन फ्लोर
एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डीप सी माइनिंग पर करेंटली अंडर ग्लोबल स्टडी है। अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यहाँ पर जो होते हैं ROVs, इनको ज़रूरत पड़ती है इनकी फॉर द डीप सी माइनिंग, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट सिविल एविएशन। तो गगन जो है ये इंडिया का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है फॉर एविएशन सेफ्टी, एंड जो फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट थी वॉज बाय द राइट ब्रदर्स इन द ईयर 1903, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ही इसके प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली क्लासिफाइड एज द कैपिटल गुड्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में आपको बताना है कि कैपिटल गुड्स के तौर पर कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें आते हैं। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रॉ कॉटन, अर्थ मूविंग मशीनरी एंड कमर्शियल एयरक्राफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स आपके? तो उन सभी चीज़ों को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए एंड बिल्डिंग्स वगैरह। कैपिटल गुड्स आप डायरेक्टली कंज्यूम्ड नहीं करते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। द फर्स्ट वन हियर इज इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। बॉयलर्स जो है स्टीम जनरेट करते हैं वाटर को हीट करके फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, एंड ये बहुत ज़रूरी है हमारे पावर प्लांट्स में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पर ऑपरेट होते हैं यूजिंग द कोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी एज फ्यूल, ठीक है, ये बॉयलर्स। देन ये क्योंकि सही है क्योंकि बॉयलर्स का आप यूज़ करके कुछ और बना रहे हैं। द सेकेंड वन हियर इज़ रॉ कॉटन। रॉ कॉटन की बात करेंगे तो ये आपका एक तरह का इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि आप इसको यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ यार्न और फैब्रिक, तो इनको आप कैपिटल गुड की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। मैंने आपको बताया कैपिटल गुड सिर्फ उन चीज़ों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। द थर्ड वन हियर इज़ अर्थ मूविंग मशीनरी। तो अर्थ मूविंग मशीनरी में जैसे कि आपके एक्सकेवेटर्स आते हैं और बुलडोज़र्स आते हैं, लोडर्स आते हैं, तो ये कॉमनली यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग में। हाइड्रोलिक सिस्टम्स पावर करते हैं मोस्ट मॉडर्न अर्थ मूविंग मशीन्स को, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पर सही है। एंड द फोर्थ वन इज़ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। कमर्शियल एयरक्राफ्ट का भी यूज़ होता है टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो हैं ये आपके लॉन्ग टर्म फिजिकल असेट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो फोर्थ भी सही है, सिर्फ सेकंड वाला गलत था क्योंकि जो रॉ कॉटन है आपका ये एक इंटरमीडिएटरी गुड है, ना कि कैपिटल गुड है, ओके। तो सिर्फ सेकंड एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ओनली। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एंड नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें कमर्शियल एयरक्राफ्ट की, तो बोइंग 747 ये आपका फेमस वाइड बॉडी कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। जेट इंजन्स यहाँ पर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं बाय एक्सपेलिंग हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेस। कमर्शियल प्लेन्स टिपिकली क्रूज करती हैं एट अराउंड 35,000 फीट एल्टीट्यूड, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ रॉ कॉटन को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। मूविंग टू 9th क्वेश्चन। Syngas produced from coal gasification is a versatile feedstock. For which of the following industrial applications is it primarily used? Syngas जिसको आप कोल गैसिफिकेशन की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, ये एक वर्सेटाइल फीडस्टॉक है। आपको बताना है इसके कौन कौन से और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो सिन गैस है आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स में, क्योंकि यहाँ पर जो सिन गैस है ये प्राइमरीली मिक्सचर होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस का। तो ये आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूरिया और बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो सिन गैस एक इंटरमीडिएट के तौर पर हम यूज़ करते हैं इन प्रोड्यूसिंग द सिंथेटिक फ्यूल एंड केमिकल। इसको मेनली प्रोड्यूस किया जाता है बाय गैसिफाइंग द कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स जैसे कि कोल या फिर बायोमास, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं? द फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस। तो इसको आप मिथिनेट कर सकते हैं सिंथेटिक नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही सही थे। द थर्ड वन इज़ जनरेशन ऑफ मेथनॉल एंड डाई मेथिल एथर। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्लीन फ्यूल में जैसे कि मेथनॉल एंड डाई मेथिल एथर, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। एल्युमिनियम की रिफाइनिंग है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, इसमें सिनगैस का यूज़ नहीं होता है एज द फीड स्टॉक। तो फोर्थ जो आपका ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, क्योंकि जो एल्युमिनियम की रिफाइनिंग है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसमें आपको सिनगैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यूरिया की यहाँ पर बात करेंगे तो यूरिया जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वर्ल्ड वाइड। इसको मैन्युफैक्चर हम करते हैं बाय रिएक्टिंग अमोनिया विथ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। यूरिया में 46% तक का नाइट्रोजन मौजूद होता है बाय वेट।
यहाँ पर बात करेंगे मेथनॉल की। तो मेथनॉल इज़ कॉमनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिनगैस वाया कैटालिटिक सिंथेसिस, और यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है एज द फ्यूल, सॉल्वेंट एंड केमिकल फीड स्टॉक। मेथनॉल टॉक्सिक हो सकता है अगर आप इसको इंजेस्ट करते हैं, तो इफ़ इट इज़ गॉन इनटू द बॉडी तो इट कैन अफेक्ट यू। ओके, देन हमने बात करी एल्युमिनियम रिफाइनिंग की। तो टिपिकली इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है एल्युमिनिया का, विच इज़ डिजॉल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट। एंड यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, और डू रिमेंबर कि एल्युमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ्स क्रस्ट। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन सही था। Moving to 10th question, which of the following pairs regarding India's maritime neighbors and strategic ports is correctly matched? यहाँ पर जो भी इंडिया के maritime neighbors हैं इनको आपको ports के साथ में मैच कराना है। The first one is सबंग पोर्ट इंडोनेशिया। तो क्योंकि इंडिया का जो एक्सेस है या फिर डेवलपमेंट राइट्स इंडिया को मिल चुके हैं इन सभी पोर्ट्स पर, तो इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है। वी हैव टू चेक देयर लोकेशन। ओके, द फर्स्ट वन हियर इज सबंग पोर्ट इन इंडोनेशिया। सबंग पोर्ट एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोर्ट है नियर द मलक्का स्ट्रेट एंट्री, तो ये बिल्कुल सही है। एंड सबंग पोर्ट जो है ये वेह आइलैंड पर लोकेटेड है इन द कंट्री इंडोनेशिया, एंड ये गेटवे के तौर पर सर्व करता है फॉर द मैरीटाइम ट्रैफिक दैट एंटर्स द मलक्का स्ट्रेट फ्रॉम द अंडमान सी। ये जो है इंडोनेशिया के एफर्ट का पार्ट है टू बूस्ट रीजनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, तो सबंग पोर्ट की लोकेशन बिल्कुल सही है। द सेकेंड वन हियर इज सितवे पोर्ट। डज इट लाई इन म्यांमार? तो येस, सितवे पोर्ट जो है ये पार्ट है आपके कलदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। तो सितवे, तो ये जो प्रोजेक्ट है असल में ये कनेक्ट करता है ईस्टर्न इंडिया सी पोर्ट ऑफ कोलकाता को विद द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। ओके, एंड पर्पस क्या है? एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करना टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स, जिससे कि हम बांग्लादेश को यहाँ पर बाईपास करते हैं। इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट रोड, रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं फॉर इट्स कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी सही है। एंड द थर्ड पेयर सेज दुकमो पोर्ट इन ओमान। दुकमो पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है दैट इज लोकेटेड इन ओमान ऑन द अरेबियन सी कोस्ट। ठीक है, एंड इसको डिज़ाइन किया गया है टू बी अ मेजर लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हब इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये जो आपका दुकमो पोर्ट है ये स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट आपको प्रोवाइड करता है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, और इसी वजह से तीनों ही पेयर्स यहाँ पर सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तीनों ही पेयर्स बिल्कुल करेक्ट थे। ओके, So friends, these were the most important 10 current affairs for today. I really hope that you like the session. Please let me know in the comment section कि आपको ये class कैसी लगी. In case you liked it, please hit the like button. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. Now we will meet again tomorrow with the next part. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and also don't forget to like, share and subscribe our channel.